मेरा नाम सीलू है। मैं अनाथ आश्रम की सफाई करती हूँ। यहाँ पर गरीब लड़कियाँ अपनी ऐसी चीज कूड़े में फेंक कर जाती है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मैं आज रात सिर्फ पैसों के लिए कुछ ऐसा करने जा रही थी जिस बात का मुझे पता ही नहीं था। इसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है। नंदिनी मुझे समझाते हुए कहने लगी कि सिर्फ तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ना समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो बताओ, मैं इन पैसों से तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे दूँगी। लेकिन नंदिनी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कुछ पैसों के लालच में यह बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। दोस्त होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें समझाऊँ और यही गलत या फ़र्क समझाऊँ। आगे तुम जानो, तुम्हारा क्या काम। नंदिनी यह कहकर चली गई। मैंने सारे कमरे को बंद कर दिया था और रात के इस वक्त अनाथ आश्रम में सन्नाटा था। मैं दरवाजे पर खड़ी चौकीदारी कर रही थी, लेकिन मैं अनाथ आश्रम की चौकीदारी नहीं कर रही थी। मैं तो उस जवान लड़की जिसकी उम्र 24 साल की थी, उसकी चौकीदारी का काम कर रही थी। मैं थोड़ी देर में अपना सामान लिए दरवाजे की तरफ आई और वह मुझे बहुत सारे पैसे देकर वहाँ उस लड़के के साथ चली गई। सुबह मैं अनाथ आश्रम में रोज़ की तरह सभी कमरों की सफाई कर रही थी। जल्दी जल्दी सारा कचरा एक बड़े से थैली में डाल रही थी कि बाहर से शोर शराबे की आवाज़ है मेरे कानों में पहुंची। मैं जल्दी जल्दी सारा काम करके बाहर गई। सब काम करने वाले सारी लड़कियां वहीं पर मौजूद थी। हमारे अनाथ आश्रम की ओनर बहुत सख्त थी। वह सभी लोगों उसकी एक आवाज़ से डर जाते थे। वह ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि बताओ किसने पारुल को यहाँ से भगाने की मदद की है। वह कैसे यहाँ से भाग निकली। यहाँ से कैसे कोई अपनी इजाज़त के बगैर काम बाहर निकल सकता है। आखिर पर यहाँ से गई कैसे, और यहाँ पर ज़मीन खा गई, फिर आसमान निकल गया। नंदिनी चुपचाप खड़ी मुझे घर घूर रही थी, क्योंकि उसके और मेरे अलावा यह बात कोई नहीं जानता था कि पारुल को भगाने में किसका हाथ है। फिलहाल मैडम तो गुस्से में पुलिस की धमकी देकर वहाँ से चली गई और सब अपने अपने कामों में लग गए थे। मैं नंदिनी को देखकर मुस्कुराती हुई अपने काम करने में लग गई थी। खाने के टाइम में और नंदिनी के साथ में ही खाना खा रही थी। नंदिनी ने कहा कि यार, मुझे और तुम्हें कितना टाइम हो गया है अनाथ आश्रम में काम करते हुए, लेकिन तुम तो अब तक कोई भी सुधार नहीं आया है। मैंने नंदिनी को जवाब दिया, गरीब इंसान को इतना लाचार कर देती है। कोई भी काम करने से नहीं डरता। अब चाहे वह काम सही हो या फिर गलत, क्या फ़र्क पड़ता है। जब ऐसा काम करने से 2-4 ज़्यादा ही हाथ हो जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। यह सुनकर नंदिनी ने कहा कि देखो, तुम इन कामों का कोई भी बुरा अंजाम भुगतना होगी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं खुद मुसीबत को दावत दे रही थी। नंदिनी की इस बात को नज़रअंदाज करके मैं खाने से फ्री होकर अपने कमरे में आ गई और कचरों का थैला निकालकर उसमें से इस्तेमाल किया हुआ सामान अलग अलग कचरे फेंक दिया। मैं रोज़ की तरह उसका आबादी को बुलाया और वह सामान उसे बेच दिया। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैंने सब कुछ बेच दिया और उसे यह कहकर भगा दिया कि मैं उससे पैसे बाद में ले लूँगी। जब मैं अनाथ आश्रम में पीछे मुड़कर देखा तो नंदिनी मुझे देखते आंखें चढ़ती हुई हंस पड़ी और चली गई। इस अनाथ आश्रम में हम काम करने वालों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हम लोग यहीं पर रहते थे और सुबह से शाम अनाथ आश्रम में अपनी ड्यूटी पूरी करते थे, जिसके बदले में हमें हर महीने सैलरी मिल जाती थी। इस सैलरी तो इतनी होती थी कि हमारा सिर्फ गुजारा बसर ही हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ अकेली नहीं थी जो इस पर ज़िंदगी गुजार लेती। कोई और भी था जिसके खर्चे पूरे करने की मेरी ही थी। मैं रात को सोते वक्त अपना मोबाइल लेकर शुभम से बातें करती रहती थी और पूरी रात गुजर जाती, पता ही नहीं चलता। जब सुबह जब नंदिनी की आँख खोली तो कहती कि तुम्हारी रातें में बस शुभम से बात करते करते पूरी हो जाएगी, और हंस कर मैंने सर हिला दिया। करती रही। हम अपने ड्रेस पहनकर ड्यूटी के लिए अनाथ आश्रम में ही गए हुए थे और कुछ लोग मैडम के ऑफिस में बातें कर रहे थे। मैं नंदिनी से कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं बाहर से ही कान लगाकर ऑफिस के अंदर क्या बातें चल रही है जब सुनने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि कपल जिनकी कोई संतान नहीं थी, वह एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बात कर रहा था। मैडम उन्हें कुछ रूल्स बता रही थी। जैसे ही वह दोनों पति पत्नी मैडम से बात करके उठे, मैं एक तरफ होकर झुक गई कि कहीं कोई मुझे देख ले ना। पति पत्नी को देखे तो वह दोनों कपड़ों से बहुत मालामाल लग रहे थे। बस मैं जल्दी से उन दोनों के पीछे पीछे अनाथ आश्रम से बाहर आ गई और दोनों से बात कर रही थी। कुछ देर बाद उनके पति ने मुझे एडवांस के तौर पर मुझे बहुत सारे पैसे दे दी थी और वह लोग चले गए। मैं जल्दी से मैडम के पास गई और उन्हें सारी बात बताई तो मैडम ने मुझे जल्दी से इजाज़त दे दी। अगले दिन वह दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम के बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें एक बच्चा दिया और उन्होंने एक पैसों की भरी अटैची दी और वह लोग चले गए
और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही वह अटैची खोल रही थी तो नंदिनी भी वहाँ पर आ गई और पैसों से भरी अटैची खोल कर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कहने लगी कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम खुद को फंसा कर ही चैन से बैठोगी और साथ में रूममेट होने की वजह से मुझे भी किसी न किसी परेशानी में डालोगी। मैंने कहा कि चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे बताना, कितने पैसों की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना। लेकिन हर बार की तरह नंदिनी ने साफ इनकार कर दिया था। मैं बहुत खुश थी इन पैसों को देखकर, लेकिन नंदिनी ने मुझे अजीब व्यवहार से कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यह पैसे कौन देकर गया है। मैंने उसे मुस्कुराकर कहा, यार एक दिन संतान के माँ बाप को एक बच्चा गोद दे दिया। लेकिन ने डर कर कहा, लेकिन मैडम को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने उसे कहा कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं मैडम की इजाज़त से यह किया है। हमें इतनी ही पागल नहीं की कि बिना इजाज़त के यह काम करती। तुम तो जानती हो हर काम करने के लिए अलग अलग होते हैं। तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी। मैंने देखा तो उस आबादी का फ़ोन था। वह मुझसे कहने लगा कि सामान हो तो ज़रा देख लेना, मैं फिर कल आऊँगा। और उससे बात करके कॉल काट दी और रात होते ही मैं शुभम से बात करने में बिजी हो गई और नंदिनी साथ वाली बेड पर सो गई। मैं रात होते ही फिर से कमरे बंद कर दिए और चौकीदारी के गेट के पर चली गई। बस कुछ देर में सबको सो जाते ही वह 21 साल की पिंकी अपना बैग पैक करके वहाँ से निकली। पिंकी मुझे पैसे देते हुए कि यह लो सीलू, दे दे तुम्हारा इनाम, वहाँ से निकल गई और फरार हो गई। सुबह मैं और नंदिनी फिर से अपनी ड्यूटी करने चले गए थे। मैं अभी कमरों की सफाई ही कर रही थी और पिंकी का सारा सामान पैक हुआ सामान इकट्ठा कर रही थी। उसका सही से सामान का थैली में इकट्ठा किया और बाकी कचरों के साथ डाल दिया। और फिर नंदिनी ने आकर कहा कि जो तुम्हारा वह आशिक कबाड़िया फिर से आ चुका है। मैं कल लेकर अनाथ आश्रम के दूसरे गेट की तरफ चल पड़ी। वह मुझे देख के मुस्कुराने लगा और कहने लगे कि आप कितनी मासूम हैं, आप नहीं जानते मुझे कभी कभी उसके ऊपर तरस आ जाता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैंने कहा बस ज़्यादा बातें ना बना। यह लोग का सामान अलग अलग करके उसे दे दिया और उसे फ़ौरन भगा दिया और उसे कहा कि मुझे जब ज़रूरत होगी मैं आकर तुमसे पैसे ले लूँगी। और चुपचाप मेरी यह बात सुनकर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि ज़रा से पैसों के लालच में आकर मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगी और साथ ही शुभम की ज़िंदगी पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर यह सब नहीं सोचते। वह तो चंद पैसों के लिए मुसीबत की गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे एक अनाथ आश्रम में बहुत साल हो गए थे। यहाँ की बहुत पुरानी सफाई कर्मचारी थी, लेकिन मेरे 2 नंबर के काम को आज तक कोई नहीं पकड़ सका था। मुझे जब मुसीबत आई तो मेरे ऊपर कायमात ही टूट पड़ी। मैं एक दिन नंदिनी से बात कर रही थी, तभी हमारे स्टाफ में एक औरत आई और कहने लगी कि चलो सारे स्टाफ को मैडम ने बुलाया है। नंदिनी शायद सब कुछ समझ चुकी थी। वह सवाल यह नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मेरी भी समझ में आ गया था कि मैडम हम सबको क्यों बुला रही है। और वही हुआ, हम सबको जो यहाँ पर मौजूद थे और मैडम बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में हम सब पर चिल्ला रही थी कि पिछली रात फिर से एक लड़की यहाँ से गायब हुई है। उससे पीछे कौन था? यहाँ उसे कमरे में सब ने मेरी तरफ देखा तो मैं डर गई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं तो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाऊँगी और अपने आप पर काबू पाते हुए मैं बिल्कुल सीधे खड़ी रही। फिर जब मैडम ने मुझसे पूछा कि बताओ इस बारे में तुम क्या जानती हो, मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बहादुरी से जवाब दिया कि मैडम मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह साफ़ सफाई करने के लिए उसके कमरे में गई। आज रात का मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो जल्दी सो गई थी। क्यों नंदिनी बताओ? मैडम को मैंने नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह घबराते हुए कहने लगी, हाँ मैडम, यह ठीक कह रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहा था और यह जल्दी सो गई थी। यह सुनते ही मैडम का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था। लेकिन मैं सख्ती से कह रही थी कि पिछले 2 साल से यहाँ से 10 से 12 लड़के भागी हैं और पुलिस का रिपोर्ट पड़ चुकी है और जो कोई इन सब में शामिल है वह अपनी खैर मान ले, क्योंकि उसे अनाथ आश्रम की नौकरी से तो निकाल जाएगा और साथ साथ उसका लाइसेंस की भी कैंसिल कर दिया जाएगा। उसे फिर नौकरी करने की परमिशन नहीं होगी और पुलिस उसके साथ जो करेगी वह अलग। यह सब सुनकर सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन मैं तो यह काम करते करते बहुत लेटर हो गई थी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मुझे शुभम की कॉल आई, तब बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने उसे तो तसल्ली दे दी थी कि पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी, लेकिन बाद में मैं खुद परेशान होती रही। उसे मैं इतने पैसे कहाँ से ला कर दूँगी? इसलिए मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह निकाले। फिर मुझे याद आया कि वह कबाड़ी के पास भी तो मेरे कुछ पैसे हैं, उसे जाकर ले आती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। मैं अगले दिन छुट्टी लेकर वहाँ से निकली। मैं रिक्शे में बैठी और उस कबाड़ी की दुकान के लिए चल दी, लेकिन मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई जब मैंने देखा कि वह कबाड़ी सूट वूट पहनकर
अच्छे पर्सनैलिटी में एक आदमी के साथ करके अंदर बैठा था। मैंने उसका पीछा किया तो वह एक आलीशान म्यूजियम में जा रहा था। पहले तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि वह आदमी कौन है और किस लिए यहाँ आया है और यहाँ क्या कर रहा है। मैंने उसका पीछा किया लेकिन मैं वहाँ अंदर जाना नहीं समझा। बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। पर जैसे ही बाहर आया मैंने उसे देखकर हैरान रह गया। मुझे देखकर कहने लगा, किसी लोग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि तुम बताओ, लेकिन फ़िलहाल तुम ये सब छोड़ो और मुझे मेरे सामान के पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। मुझे उस समय सुबह की फ़िक्र सताई जा रही थी, इसलिए मैंने उस कबाड़ी वाले से ज़्यादा बात नहीं की सकी और उसने मुझे पैसों से भरा बैग दे दिया और कहा कि यह लो तुम्हारा हिस्सा। मैंने दिल से सोचा कि यह कौन से हिस्से की बात कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में था। वह कहने लगा कि तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, आज मुझे थोड़ा काम है। वह यह कहकर चला गया। उसने कहा किसी लोग तुम अंदर जो मैंने सोचा वह ऐसा ही क्या है, लेकिन मैं जल्दी में थी और वहाँ से वापस आ गई। काश मैं वहाँ पर आने से पहले एक बार अंदर जाकर देख लेती तो यह सब अजब मुझ पर नहीं पड़ता। मैं अनाथ आश्रम वापस आ गई और सब रुपए जोड़कर मैं शुभम को भिजवा दिए और आराम करने के लिए लेट गई। मेरे पास में ढक कर एक लड़की आई और मुझे मदद मांगने लगी। मैंने कहा कि यह वक्त सही नहीं है, लेकिन हाँ, कल तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम तैयार कर लेना। वह मुझसे बात करके वापस चली गई। जैसे ही नंदिनी की तरफ देखा, वह जाग रही थी और मुझे इशारे में कहने लगी कि तुम ज़रूर इसके साथ एक ना एक दिन मुझे भी फंसाओगी। मैं मुस्कुराने लगी और उसे तसल्ली दी। हम दोनों सो गए थे। अगले दिन हम दोनों अपनी ड्यूटी पर चले गए। मैं अनाथ आश्रम में सभी कमरों में जल्दी सफाई करने लगी। मुझे ज़रूरत का काफ़ी सामान मिल जाता था जो मैं कबाड़ी वालों को छुप कर बेच देती थी। मैं जल्दी अपना थैला निकाल कर सारा सामान भर लिया और फिर शाम में वहीं कबाड़ी वाला आया और मुझे सारा सामान ले गया। वह मुझे कुछ बताना चाहता था, लेकिन इतने में ही उसके पास फ़ोन आ गया और वह कहते हुए चला गया, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात थी और वह मेरे दुकान पर आएंगे तो उसको बताऊंगा। मैं रात होने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आज रात फिर मुझे एक काम को करना था। मैं नहीं जानती थी कि इस बार मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैं रात होती ही सबको सो जाने के बाद कैमरे बंद किए और उस लड़की को भगाने का इंतज़ाम किया और चौकीदार के लिए गेट पर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद एक लड़का गाड़ी में आया और मुझे इशारे करने लगा। मैंने उस लड़की को बुलाया। वह लड़की मुझे नोट देते हुए चली गई और वह लड़की फ़रार हो गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर शुभम को फ़ोन पर बात करने लगी और शुभम ने मुझे धन्यवाद कहा कि मैं उसे पैसे देकर उसकी मदद की। फ़ोन पर बात करते करते मैं सो गई। सुबह नंदिनी ने मुझे उठाया। वह मुझसे कहने लगी कि यार, आज बहुत देर हो गई है, चलो हमें ड्यूटी पर भी जाना है। और हम तैयार होकर जैसे ही अनाथ आश्रम में आए तो हमने देखा कि मैडम के ऑफिस में कुछ लोग जमाते हुए देखना था कि अंदर कौन है। और जैसे ही मैं अंदर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। नंदिनी और मैं अपने काम के लिए चले गए। मैंने सारे कमरों की सफाई शुरू कर दी और घबराने लगी कि कल रात जो हुआ लगता है मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। मैं सारा कचरा संभालते हुए कल रात वाली लड़की का भी सारा सामान उठाया और अपने थैले में भर लिया और कहीं कोई सूरत भी मिल जाए, बस मैं अपने काम में बिजी थी। तभी कुछ देर में मैडम ने दरवाज़ा खोला। मैडम के साथ उन लोगों को देखकर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मुझे तो पसीने आने लगे। जैसे ही मैडम ने कहा कि ले जाओ, इस यही पापी है। मैडम के मुंह से यह सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैडम के साथ तो पुलिस भी थी और सुबह का वक्त था जब एक लेडीज़ कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। सर का सारा स्टाफ वहीं पर था और मैं शर्मिंदा नज़रों से झुमकती रही। पुलिस के साथ साथ चल पड़ी। मैं जैसे ही पुलिस की गाड़ी में बैठ रही थी वैसे ही मैं नंदिनी की मदद के लिए पुकारते हुए उसे मदद भरी नज़र से देखा, लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर सकी क्योंकि वह तो एक बार मुझे समझाया करती थी, लेकिन मैं पैसों के लालच में खोई हुई उसकी एक ना सुनती और शायद आज मेरा पाप का घड़ा भर चुका था। कल रात जो मैंने किया वह मेरी आखिरी गलती थी। मैं चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन में चली गई। मैं जानती थी कि यहाँ से अब बचना नामुमकिन है क्योंकि मैडम ने हमें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि गुनाहगार को सज़ा कड़ी से कड़ी दिलवाऊंगी। मैं पुलिस स्टेशन में मदद के लिए चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग में यह सवाल उठ रहे थे कि पूरे अनाथ आश्रम के सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई है। सबके सामने काम करने वाली और सीलू दीदी आज बिल्कुल अकेले थी। मेरी लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, जिस पर पुलिस को मोहर मेरी आंखों के सामने ही लग चुकी थी। सफाई की नौकरी से भी इस वक्त से हाथ धोकर बैठी थी। मुझे सिर्फ सुबह की फिक्र सता रही थी, लेकिन कांस्टेबल मुझे पूछताछ करने के लिए मुझे अकेले कमरे में ले गया, जहाँ पर मुझे पूछताछ करने के बाद
मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। पुलिस कांस्टेबल मुझसे पूछने लगी कि ऐसे की क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि तुम तो नौकरी भी करती थी, क्या सैलरी काफ़ी नहीं थी जो गलत तरीके से कमाने लगी? और तो और ना तो डरना ना ही कोई माथे पर चिकन। आखिर ऐसा क्यों किया? जहाँ इतने सालों का काम किया वहाँ पर खाया हो, उसी की थाली में छेद कर दिया। मुझे अपनी गलतियों का अफसोस हो रहा था। मैं पुलिस कांस्टेबल को कठोर बातें सुनकर रोने लगी। और वहाँ मैडम गरीब इंसान को कहाँ ले जाती है और क्या क्या गलत काम करने पर मजबूर कर देती है, इस बात को आप भी नहीं समझ सकती। हम गरीब लोगों को तो पैसे ज़्यादा मिल गए और हमारी ज़िंदगी थोड़ी खुशहाल हो जाती है। वह कहने लगी कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मैंने कहा कि एक गरीब घर में पैदा हुई थी। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी। किसी गरीब के माता पिता ने मेरी शादी कर दी। माता पिता तो इस दुनिया से चल गए, लेकिन वह मेरी शादी एक जल्लाद से कर बैठे। वह मुझे मारता पीटता और तो और मेरे गर्भवती होने के बाद भी वह मुझ पर जुल्म करता रहा। लेकिन एक रात मुझ पर कहर टूट पड़ा जब एक हाथ से मेरा पति भी मर गया। वह जो भी था, जैसे था, मेरा पति था। बस उसके बाद मेरे जीने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शुभम ही था। मेरा बेटा शुभम, जिसके जन्म के बाद मैं घर घर जाकर काम करके मैंने उस पर काबिल किया और फिर उसे अच्छी जगह पढ़ने हॉस्टल भेज दिया और ख़ुद अनाथ आश्रम में काम करने के लिए आ गई। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ रहा था उसके खर्च भी बढ़ते चले जा रहे थे। अब तो मेरी सैलरी भी कम पड़ने लगी थी और फिर मैंने मौका देखकर 2 नंबर से काम करने शुरू कर दिए। और फिर जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती थी, मैं उनको भागने में उनकी मदद कर देती थी। और बहुत से बिना संतान लोगों को अनाथ बच्चा देकर उनसे भी भारी रकम ले लेती थी, क्योंकि मैडम तो बहुत पछतावा आज के बाद बिना पैसे लिए बिना संतान जोड़ों को बच्चे दे देती थी। लेकिन मैं मैडम से अपना रेफरेंस देकर और उनको बहाना करके कि रिश्तेदार या कुछ भी बहाना दे दिया करती थी और मैडम को बिना बताए उनसे पैसे लेकर बच्चे गोद देने लगी। बस यूँ ही मेरा गुजारा चलता रहा। पुलिस कांस्टेबल मेरी बात सुनकर हंसने लगी। लो भाई, ऊँट के मुंह में जरा, इसे तो हमने किसी और को जुर्म के गिरफ्तार किया था और यह तो यहाँ अपने जुर्म की पिटारी खुद ही खोल बैठी। मैंने यह सुनकर सदमा लगा कि यह मैडम क्या कह रही है, यह मेरे कौन से जुर्म की बात कर रही है। मैं एकदम कहा कि आप क्या कह रही हैं? मैं मानती हूँ कि मैं बहुत से जुर्म किए हैं, बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और कौन सा गलत काम किया जो मुझे भी नहीं मालूम? वह मेरी बातें सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने क्या किया है। वह मुझे लेकर गई और कैमरे के रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। पल भर के लिए मैं रोने लगी कि मैं तो लड़कियों को भगाते हुए कैमरे बंद कर दिए, लेकिन मुझे क्या दिखाने के लिए लेकर आई है। लेकिन मैं वह रिकॉर्डिंग देखकर हैरत में पड़ गई। वह रिकॉर्डिंग तो उस वक्त की थी जब मैं सफाई के दौरान भोपाल टुका सामान थैली में भर रही थी। मैंने सोचा कि बस इतनी सी बात जिसे यह लोग जुर्म कह रहे हैं, मैं अपने बड़े बड़े जुर्म किए हैं और इसके आगे इन पुलिस वालों को यह जुर्म लग रहा था। लेकिन यह कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद पुलिस कांस्टेबल कहने लगी, क्यों मैडम, हो गई ना बोलती बंद? यह देखो अपनी करतूत। यह कहते कहते रुक गई। क्या आप लोगों का दिमाग ख़राब है? फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एक आदमी का पता देती हूँ, आप लोगों को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। फिर यह लोग मेरे साथ जो मर्जी कर ले वह करें। पुलिस वहाँ से मेरे दिए हुए पते पर पहुँची और उस लड़के को तलाश करने लगी। मेरे दिमाग में वह सारे ख्याल आ रहे थे कि बार बार उस लड़के का मेरे पास फ़ोन आना और फिर उसे उस सामान बेचना। लेकिन जो सामान मैं उसे बेचती थी वह तो पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने जेवरात होते थे जो वह गरीब और अनाथ लड़कियों वहाँ से जाने से पहले वह सामान कचरे में डाल दिया करती थी। भले इसमें ऐसी कोई भी चोरी और वह कबाड़ी मुझे उस दिन क्या बताना चाहता था, और वह म्यूजियम में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लड़कियों को भगाने में उनकी मदद ज़रूर की थी और कुछ बिना असंतान जोड़ों के बच्चे अडॉप्ट करवा पैसों की खातिर। लेकिन मेरे दिमाग में आया उस दिन उस कबाड़ी ने जो मुझे पैसे से भरा बैग दिया था। आखिर फालतू कपड़े बर्तन के ऐसा क्या था? मैं सब कुछ सोच रही थी कि इतनी देर में पुलिस कुछ कबाड़ी वाले लड़कों को गिरफ्तार कर लाई। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह उस दिन की तरह सूट बूट में था, अच्छे ब्रांडेड जूते पहना हुआ था और बहुत मालामाल लग रहा था। मेरे मुंह से निकला, यह तो वह कबाड़ी वाला है। सभी लोग मेरी बातों पर हंस पड़े। पुलिस कांस्टेबल ने मेरे और उसका बादी लड़कों के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों बहुत होशियार समझते हो, हमें पागल बना रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि सबके सामने मेरी बेइज्जती किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा दिमाग काम करने लगा था।
जब कमरे की तस्वीर दोनों की दिखाई जा रही थी, तुम दोनों, मेरे दिमाग में जो भी सवाल उठ रहे थे उनके जवाब मुझे मिल रहे थे, जिसके एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग थी। मुझे याद आया कि यह तो वही म्यूजियम है जहाँ मैंने उस दिन उस कबाड़ी को देखा था, लेकिन मेरी आंखों तो फटी की फटी रह गई। वह मेरे बेचे गए फालतू और पुराने बर्तनों को शोकेस में सजाया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही बर्तन है जो मैं अनाथ आश्रम में सालों से देखती आ रही हूँ। इन्हें पॉलिश करके चमकता हुआ देख रही थी जैसे बहुत ब्रांडेड बर्तन हो। मैंने उसे देखकर कबाड़ी वाले को कहा कि बर्तन तो अनाथ आश्रम के हैं। वह मुझे देखकर नज़र झुकाने लगा। इतने में पुलिस कांस्टेबल ने मुझे देखकर बोलने लगी कि हाँ, अब याद आया कि तुमने यह क्या जुल्म किया है। इस लड़की के साथ मिलकर तुमने अपने कीमती बर्तन अनाथ आश्रम से चोरी करके इन म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा है। यह म्यूजियम कब खिला तुम लोगों ने और कितने सालों से इस पर काम कर रहे हो? मैं तो यह जानकर हक्का बक्का रह गई। मैं पुलिस कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कोई जुल्म नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि यह कबाड़ी मेरे पेट पीछे क्या कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि यह गरीब लड़कियाँ इतनी कीमती चीज़ों को कचरे में फेंक देती है और वह इतनी महंगी भी हो सकती है। मैं तो बस इन्हें मामूली बर्तन समझती रही। हाँ, मुझे बस इतना मालूम है कि इस साल पहले एक अमीर आदमी बहुत सारे बर्तन लेकर मैडम को अनाथ आश्रम के प्रयोग के लिए देकर गया था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि इन बर्तनों के पीछे इतना सारा बड़ा राज छुपा हुआ है। मेरी बात पर पुलिस यकीन ही नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि कबाड़ी वाले के बहाने इस लड़की को कीमती बर्तन बेच रही थी और वह बर्तन को नुमाइश करके अमीर लोगों को मुँह कीमत मांगी में बेच रहा था। मुझे इतने सालों अनाथ आश्रम में काम करते हुए मालूम नहीं हुआ था एक आंटिक बर्तन का एक एक पीस बाज़ार में 2-2 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह कबाड़ी वाला इस बात का फ़ायदा उठाकर एक अमीर आदमी बन गया था। लेकिन मुझे तो अपनी जुर्म की खबर तक नहीं हुई। बचने अनजाने में यह जुल्म करती चली गई और वह आदमी लगातार चुपचाप बैठा हुआ था। और पुलिस कांस्टेबल मुझे फिर से इंसल्ट करने लगी और कहने लगी कि जहाँ पर काम किया वह तुमने इतने बड़े बड़े जुर्म किया। इतने में वह आदमी बोल पड़ा कि बस करें, आप लोग बस, बहुत हुआ। यह औरत बिल्कुल बेकसूर है और जो कुछ भी हुआ उसमें सारा का सारा कसूरवार मैं हूँ। यह कहानी मुझे शुरू हुई। मुझे इस औरत का पता था यह ज़रूरतमंद है और पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन मैंने जो पहली बार इसे कबाड़ का सामान लिया जो बाज़ार में मुझे उसके बहुत महंगी कीमत मिलने लगी, तब मुझे इन बर्तनों की कीमत पता चली कि बर्तन सालों पुराने हैं और लोग इसे बहुत सारे पैसे से भी लेने के लिए तैयार हैं। मैंने अपना खुद का म्यूजियम बनाया और इन बर्तनों की नुमाइश की देखते ही बर्तन बिकने लगे और मैंने अपना काम जारी रखा। और मुझे फिर जब इस औरत का ख्याल आया तो मैं इसे बताना चाहा और इस औरत को इसका हिस्सा भी दिया। लेकिन इस बार मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, वह बिल्कुल अनजान थी सबसे। लेकिन जब मैं उसे यह सब कुछ बताने वाला था इतने में यह पकड़ी गई। पुलिस ने उसे लड़के के बयान से मुझे कर दिया था और मुझे लाइसेंस रिन्यू करने की परमिशन दी थी। भगवान का धन्यवाद किया और सबसे पहले मैं दौड़ कर अनाथ आश्रम में गई और वहाँ पहुंचकर वहाँ के मैडम से सारे कर्मचारियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मुझे पैसों के लालच में आज इस अनजान तक पहुँचाया गया था। इन सब की नज़रों में इतना गिर जाऊँगी कभी सोचा नहीं था। मैं बेटे की मोहब्बत और पैसों के लालच में न जाने अनजाने में पुलिस मुसीबत अपने कर लेती गई और एक न एक दिन इसका बोझ न उठाते हुए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। सारे स्टाफ ने और मैनेजरों ने मुझे बेइज्जत कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।